तो इतना टाइम इसमें चला जाएगा ना। सो बाकी जो उनके क्वेरी रह गए हो, यू कैन ज्वाइन एट 11 PM। जिनका क्वेरी अगर रह गया हो सो यू कैन ज्वाइन, रात को 11 बजे ज्वाइन करके आप क्वेरी पूछो। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है भाई, तो दिस इज द पॉइंट एस्टिमेशन। जो अभी हमने किया ये है पॉइंट एस्टिमेशन, और बाकी जो बचे हैं अभी ये जो पार्ट बचा है दिस इज द इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन में हमें एस्टिमेट करना है किसी पैरामीटर को इंटरवल्स में। जैसे अभी हम क्या बोल रहे हैं, थीटा का एस्टिमेटर x बार है, तो अगर मुझे x1 x2 x3 x4 xn की फिक्स वैल्यू दे दी जाएगी अगर, सो फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ सैंपल x बार की कोई फिक्स वैल्यू आएगी, मान लो 2.5 आ गई, तो हम ये कह रहे हैं कि थीटा की वैल्यू 2.5 है। इसको बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेशन, जो हम अभी तक पढ़ रहे थे। अभी इंटरवल एस्टिमेशन में क्या होगा, हम ये बोलेंगे कि थीटा बिलोंग्स टू इंटरवल, मान लो ऐसा लिख दिया x बार टू x बार प्लस 1, इस तरह से एक इंटरवल था। अभी बोल रहे हैं कि थीटा की वैल्यू इस इंटरवल में बिलोंग करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम अब एग्जैक्ट नहीं बता रहे कि थीटा की एस्टिमेटेड वैल्यू ये है, अब हम ये बताएंगे कि इस इंटरवल में बिलोंग करेगी। फॉर एग्जांपल 2 to 3 ऐसा बोलूंगा, थीटा की वैल्यू जो होगी बिलोंग्स टू इंटरवल 2 to 3। अब उसमें एक और वर्ड आता है कि 2 to 3 में बिलोंग करने के क्या चांसेस हैं, तो वो होता है कॉन्फिडेंस, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट। हम बोलेंगे कि थीटा की वैल्यू 2 से 3 में होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 90% है, तो उसको हम बोलेंगे 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो कि हमें लगता है थोड़ा मैं आगे कराऊंगा, या तो आज टाइम बचा है आज, नहीं तो कल कराऊंगा। अभी इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं PYQs में जो आपने ट्राई किए होंगे वो अभी डिस्कस कर लेते हैं डाउट के तौर पे, ठीक है। बताओ जिन लोगों ने ट्राई किया क्वेश्चन नंबर बताओ इस वाले असाइनमेंट में, जो अभी तक कंटेंट हमने कवर किए उसमें, या तो ऐसे अनम्यूट कर सकते हो या चैट में लिख सकते हो आप, ठीक है। 45 बता दीजिए। चैट में लिखो, चैट में लिखो, तो मुझे आसानी होगी पढ़ने में। सो 44, चलिए 44 पे आते हैं। अच्छा, इसके लिए एक थ्योरम है ना, कई बार थ्योरम कई सारे तरीका है, मैं थ्योरम भी लिखा दूंगा अभी याद आया तो, है ना। एक क्वेश्चन के कई सारे अप्रोच होते हैं, तो देखते हैं। अभी जैसे है इसका ऑप्शन ए तो हो गया था इजीली। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि x1 x2 xn be a random sample from a distribution with PDF। ये आपको PDF दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि, ठीक है, सो इसमें क्या पूछ रहा है, थीटा अननोन पैरामीटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो ये MSQ है ना, इज आर ट्रू। और सो पहला पूछ रहा है कि CRLB बेस्ड ऑन दिस, ये तो कर लिया होगा आपने। CRLB के लिए ये कर पाए कि नहीं, AB पार्ट, जिसका डाउट है बताओ भाई। नहीं जिसका डाउट है उसकी बात करें। हाँ जी हार्दिक। सर इसका सी और डी ऑप्शन सॉल्व नहीं हो रहा। हाँ वही पूछ रहा हूँ, जब डाउट पूछो तो स्पेसिफिक पूछो कि डाउट एग्जैक्टली क्या है ना। तो CRLB का सीधा सीधा फॉर्मूला है, अगर मुझे थीटा क्यूब का CRLB निकालना है, CRLB ऑफ थीटा क्यूब निकालने हैं, तो ये होगा थीटा क्यूब का, है ना, डेरिवेटिव का स्क्वायर, सो 3 थीटा स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन आई थीटा। तो ऐसे ही इसका और इसका निकल जाएगा, तो कोई एक इनमें से सही होगा, ठीक है। अब कह रहा है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ 1/थीटा which attains the Cramer-Rao lower bound. There exists an unbiased estimator of 1/theta which attains the Cramer-Rao lower bound. कैसे डिसाइड करोगे? क्या इसका UMVU एग्जिस्ट करती है 1/थीटा का? क्या यहाँ 1/थीटा का UMVU निकाल पाओगे? अच्छा, लेकिन उससे पता कैसे चलेगा कि Cramer-Rao lower bound अटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि है ना UMVU may not necessarily attain Cramer-Rao lower bound. So how to decide? तो इसके दो अप्रोच हैं, एक तो थ्योरम है मेरे पास जो मैंने लिखाया नहीं अभी, वो लिखाना पड़ेगा, है ना। कई बार ना क्वेश्चन देख के नए नए अप्रोच समझ आते हैं। तो ये है
तो मैं अगर इतना ही तुमसे पूछूं कि CRLB क्या निकाल पाएंगे, क्या पता। देखो एक तो ये है कि देख सकते हैं हम लोग कि CRLB कई बार ऐसा होता है कि CRLB का इक्वल आ जाएगा जो UMVUE है उसका वेरिएंस क्रैमर राव लोअर बाउंड के इक्वल आ जाएगा। एक तो वो तरीका है, तो वो चेक कर सकते हो तुम। तो उसके लिए तुम्हें 1/θ का UMVUE निकालना पड़ेगा और उसके लिए आपको 1/θ का अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढना पड़ेगा कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर के टर्म में। तो इसमें कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या है, निकाले हो? समेशन लॉग xi। अच्छा, एक्सपोनेंशियल लोगे तो log xi। तो अगर आपसे पूछे एक्सपेक्टेशन ऑफ t क्या आएगा, क्या आपने कोशिश किया निकालने का? निकलेगा? तो उसके लिए यहां से यहां पे इसके लिए e ऑफ log x निकालना पड़ेगा। तो देखो अभी जो मैं लगा रहा हूं उसमें मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, ये तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं UMVU निकाल लूं। मान लो ऐसा होगा कि है ना, ये E ऑफ t निकालो जो भी आता है। सो समहाउ E ऑफ GT, एक अप्रोच ये है कि हम E ऑफ GT निकाले, ये हिट एंड ट्रायल तरीका समझ लो अभी है कि E ऑफ GT निकाले और ये 1/θ आ गया मान लो। तो इसका मतलब है कि GT इज UMVUE, ठीक है। तो यहां से ये समझ आया कि GT UMVU हो जाएगा। अब हमारा काम क्या होगा, इस GT का वेरिएंस निकालना। और अगर ये CRLB के इक्वल आ गया, किसके CRLB, 1/θ के, सो है ना, तो इसके इक्वल आ गया अगर, है ना। I थीटा तो आपने निकाल ही रखा है, ये जो I थीटा है तो अलग से कैलकुलेट तो करना नहीं है, डिफरेंस क्या आएगा, जैसे I थीटा का CRLB लिखेंगे सो ये आप कैलकुलेट कर लो। अगर हम CRLB ऑफ 1/θ का लिखेंगे तो यहाँ बस आ जाएगा 1/θ के डेरिवेटिव का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा, बाकी तो सेम रहेगा। तो ये है, अगर ऐसा हो गया मान लो सपोज कि वेरिएंस ऑफ GT इक्वल हो गया CRLB ऑफ 1/θ के, तो उस केस में क्या होगा कि ये वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ठीक। और अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा एक मिनट, अगर नहीं हुआ तो हाँ तभी काम, अगर नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब है, ओके, तो यहां से भी काम हो जाएगा। अगर मान लो ऐसा हुआ कि UMVUE का वेरिएंस CRLB के इक्वल नहीं आया, हाँ तब तो बोल सकते हैं ना। तो इसका मतलब है कि कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं होगा जिसका वेरिएंस CRLB हो जाएगा, यही ना। समझ पा रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि UMVUE का वेरिएंस सबसे छोटा होगा, उससे कम वेरिएंस वाला कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये डेफिनेशन है UMVUE का। तो अगर UMVUE का वेरिएंस इक्वल नहीं आया CRLB के, तो मतलब कोई ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है जिसका वेरिएंस CRLB के इक्वल हो जाएगा। और अगर इसका वेरिएंस इसके इक्वल आ गया तो ठीक है, देख लो एक बारी, तो सही बोल रहा हूं। तो ये कर पाओगे, एक तरीके, एक अप्रोच ये है। तो इसके लिए 2-3 चीज आपको करनी होगी, E ऑफ log x निकालो, E ऑफ t निकालो, GT ढूंढो जो 1/θ दे दे। तो यहां से ये फाइंड करो पहले और उसके बाद ये चेक करो। अगर इसका आंसर यस आया, मान लो अगर इसका आंसर यस आया तो ऑप्शन डी ट्रू होगा, ठीक। अगर यस आया तो ऑप्शन डी ट्रू होगा, और अगर इसका आंसर नो आया तो सी ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है। सर ट्राई किया था लेकिन GT निकल नहीं रहा था। हाँ मैंने ऐसे ही ट्राई किया था समझ के ही, लेकिन फिर GT का जो फंक्शन था वो मतलब आ ही नहीं रहा था। क्यों नहीं आएगा, ये निकालना आता है, log x का एक्सपेक्टेशन निकालना आता है, निकाल पाओगे इसमें। फिर से ट्राई कर लेता हूँ, डाउट हुआ ये निकाल कर देखो, नहीं डाउट क्लास या कल पूछो। ये एक अप्रोच है, इससे भी हो जाएगा आंसर, इससे भी सेम आएगा। दूसरा मेथड बता देता हूं मैं, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा कोशिश करना है। पहले काम क्या करना है कि पहले तो इस PDF के करस्पॉन्डिंग log x का मीन निकालो, log x इंटू दिस PDF 0 से 1 इंटीग्रेशन, log x को t ले लेना तो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, ये e की पावर में आ जाएगा और फिर वो कहीं ना कहीं गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले ये निकालो, फिर ये निकल आएगा तो ये निकल आएगा, और ये निकल आएगा तो ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, फिर उससे ये आ जाएगा, फिर ये, इसका आंसर यस आया तो डी ऑप्शन ट्रू है, इसका आंसर नो आया तो सी ऑप्शन ट्रू है, ठीक।
दूसरा अप्रोच क्या है इसका, एक दूसरा अप्रोच है थ्योरम जो डायरेक्ट आंसर बताएगा। सो वो एक थ्योरम है जो कि है, उससे डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो ये कहता है CRLV वाले में क्रैमर राव लोअर बाउंड। सो CRLV हम्म देखो मैं ये बता देता हूँ, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये है पेज नंबर 376, ठीक है, और कोरोलरी है, ये है पेज नंबर 366 पे कोरोलरी है, किसका, बुक है वीके रोहतगी AKMD सलाह वाली, वीके रोहतगी एंड AKMD सलाह वाली, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स। तो ये थ्योरम क्या कहता है, सो दिस थ्योरम सेज, कोरोलरी मतलब थ्योरम का सब पार्ट होता है, पार्ट ऑफ द थ्योरम, ये उसका इम्प्लीकेशन कह रहा है x1 x2 xn b, तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो इससे CD ऑप्शन डायरेक्टली चेक हो जाएगा, तुम्हें कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, CD सीधा सीधा आ जाएगा। तो ये थ्योरम कहता है कि लेट x1 x2 xn बी IID, ठीक है, जिसका है ना IID रैंडम वेरिएबल है विथ PDF f थीटा x, है ना, PDF या PMF जो भी डिफेंड करता है डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है। सो सपोज द फैमिली ऑफ दिस सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ थ्योरम 1। तो यहाँ पे ये है कि सपोर्ट ऑफ एंड सपोज सपोर्ट ऑफ f थीटा x डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, ठीक, यही पिटमैन कुपमैन का भी कंडीशन था ना, डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, डज नॉट डिपेंड ऑन पैरामीटर, then there exists an unbiased estimator T of psi theta such that variance of T is equal to CRLB of psi theta, ठीक, if and only if, ठीक है, T ऑफ x ये वेक्टर है, Tx मतलब T क्या होता है, T क्या है, एस्टिमेटर है ना, तो एस्टिमेटर इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल, एस्टिमेटर इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल दैट इज फ्री ऑफ पैरामीटर। सो T इज अ फंक्शन ऑफ, तो ये लाइन लगा रहा हूं मतलब ये वेक्टर है x1 x2 x3 xn। सो Tx माइनस साई थीटा इज इक्वल टू k थीटा, k इज अ फंक्शन ऑफ थीटा ओनली। अगर सिंगल पैरामीटर है तो टोटल डेरिवेटिव, अगर मोर देन वन पैरामीटर तो मैं भी सिंगल पैरामीटर के लिख रहा हूं, d अपॉन डी थीटा log of f theta x log of PDF for some function ठीक है, तो आएगा फॉर सम फंक्शन k थीटा,
फॉर सम फंक्शन, मतलब सम यहाँ लिखा हुआ है, फॉर सम मतलब देयर एग्जिस्ट, मतलब कोई एक ऐसा के थीटा मिल गया जिसके लिए ये इक्वेशन होल्ड करती है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें एक ऐसा एस्टिमेटर मिलेगा, देयर एग्जिस्ट, है ना, यहाँ देयर एग्जिस्ट, यही इसी थ्योरम पे समझ लो, ये सेम ऑप्शन है, देयर एग्जिस्ट और देयर डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे अगर के थीटा कोई भी सम फंक्शन के थीटा, तो अगर ऐसा कोई के थीटा मिल गया जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मुझे एक ऐसा एस्टिमेटर टी तो मिलेगा, और अगर ऐसा कोई के नहीं मिलता है तो देन, तो इस पे करके देखता हूं, देखो इस थ्योरम से, ठीक है भाई। ये सर दूसरा अप्रोच कौन सा है? वो लॉग वाला लेंदी हो रहा है। क्या हो रहा है? एक और अप्रोच बोल रहे थे ना? यही तो है एक और अप्रोच, एक अप्रोच ये है, तुम कहाँ सोए थे, एक अप्रोच ये है, अभी ज्वाइन किए हो गया तुम, ये बता रहे थे। हाँ। हाँ तो एक अप्रोच ये है, दूसरा अप्रोच ये है, ढंग से पढ़ो इसको। ठीक है जी, सब लोग ढंग से पढ़ो इसको, बस देखो समझ आया कि नहीं आया, क्या बोल रहा है ये। ठीक है, ये है देयर एग्जिस्ट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर। चलो भाई इसको ट्राई करके देखते हैं। तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है, तो जो आपका क्वेश्चन है इसमें सपोर्ट फ्री है पैरामीटर से, तो ठीक है, सपोर्ट इज फ्री ऑफ पैरामीटर। दूसरी चीज, हमें क्या क्या जरूरत है, हमें जरूरत है लॉग ऑफ पीडीएफ, पीडीएफ का लॉग लो और करके देखो जो मैं बोल रहा हूँ, जो पीडीएफ है उसका लॉग लो, उसको डिफ्रेंशिएट करो थीटा के रेस्पेक्ट में, बताओ क्या आ रहा है। असाई थीटा आपको पता है 1/थीटा है, टी एक्स मुझे ढूंढना है, वही ढूंढना है कि टी एक्स ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सो टी एक्स वी नीड टू सर्च। सो ये है के थीटा, अपने हिसाब से हम के थीटा को फिक्स कर सकते हैं फॉर सम के थीटा, है ना, कोई ऐसा के थीटा मिल जाए जहां पे टी एक्स है ना, इसको तुम साई थ्री इधर ही भेज सकते हो, तो इसी को रीराइट करोगे तो यू कैन राइट लाइक टी एक्स इज समथिंग लाइक साई थीटा प्लस के थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ थीटा एक्स, ठीक है ना। तो ये है, तो टी एक्स यहां से निकल जाएगा, और टी एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो यहां से पता चल जाएगा। सो दिस इज द टी एक्स। तो 1/थीटा माइनस एक्स था। ये निकाला, यस सर। एक मिनट, तो लॉग ऑफ एफ थीटा एक्स, माइनस थीटा एक्स। और इसको डिफरेंशिएट भी कर दिए, यस सर। कितना आया 1/थीटा माइनस एक्स। 1/थीटा माइनस एक्स। बाकी लोग देखो जी एग्री करते हैं, ये रहा आपका पीडीएफ, थीटा एक्स की पावर थीटा -1, आप इसका लॉग लीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए थीटा के रेस्पेक्ट में, बताइए क्या यही आ रहा है। तो थ्योरम कह रहा है अगर ऐसा है इनटू के थीटा, तो टी एक्स यहां से क्या मिलेगा मुझे, सो टी एक्स मतलब टी इज द एस्टिमेटर, ठीक है। हाँ जी, सर मेरा 1/थीटा प्लस लॉग एक्स आया। हाँ जी बताओ जी, अब ये सब भी नहीं करने, सब में सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, क्या ही कर रहे हो भाई तुम लोग। पीडीएफ इज थीटा एक्स की पावर थीटा -1, थीटा प्लस लॉग एक्स, 1/थीटा प्लस लॉग एक्स। एक्स है ना, अभी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, एक्स विल बी कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट, 1/थीटा प्लस लॉग एक्स,
ठीक है भाई, दो चार लोग और चेक कर लो, अपना अपना कैलकुलेशन खुद से करके देखो। क्या हो जाएगा, लॉग थीटा प्लस थीटा माइनस वन इंटू लॉग एक्स। लॉग थीटा का डेरिवेटिव 1/थीटा प्लस लॉग एक्स थीटा माइनस वन का डेरिवेटिव 1। हाँ ठीक है। सो अब इसमें क्या करना है, टी एक्स क्या है, साई थीटा। तो मेरे क्वेश्चन में जो साई थीटा है, साई थीटा होता है जिसका हमें अनबायस एस्टिमेटेड ढूंढना है। तो यहाँ साई थीटा है 1/थीटा, तो साई थीटा इज अनबायस थीटा 1/थीटा। तो थ्योरम के हिसाब से टी एक्स क्या बनेगा हमारा, टी एक्स, ये साई थीटा इधर भेज देते हैं। सो टी एक्स बराबर साई थीटा प्लस 1/थीटा प्लस एक्सपेक्टेशन था क्या था, एक मिनट, प्लस के थीटा ना, एक्सपेक्टेशन नहीं, के थीटा टाइम दिस। ओके, सो के थीटा टाइम के थीटा टाइम्स दिस 1/थीटा प्लस लॉग एक्स। ओके, तो इसको थोड़ा खोल दो। सो अभी आपको सोचना है व्हाट के थीटा यू विल कंसीडर। आप के थीटा को एज अ फंक्शन ऑफ थीटा ले सकते हो। सो ऐसा क्या रखोगे कि ये एक एस्टिमेटर बन जाएगा, कुछ पॉसिबिलिटी है, चेक करो। के थीटा ऐसा क्या रखोगे कि ये एक, बोलो भाई, -1 है ना। अच्छा, टी एक्स में क्या सिंगल फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन ऑफ एस्टिमेटर लिखा है। रुको चेक करता हूँ, इसने जो लिखा है टी एक्स जो है, टी में लगता है कि यहाँ पे टी सिंगल फंक्शन आई थिंक, बाद में समेसन एक्स आई वो हो जाएगा आई थिंक। टी फंक्शन ऑफ एस्टिमेटर नहीं होगा, टी जस्ट फंक्शन ऑफ एक्स, कोई बात नहीं, ठीक है। तो लिखते भी ये लोग ऐसे है ना, टी एक्स क्या लिखता है ये लोग, इसका मतलब आंसर यस होगा, ठीक है ना। टी एक्स इज द यू एम बी हुई, टी इसमें ब्रैकेट एक्स, इसमें छोटा एक्स लिखा है, तो इसने टी स्मॉल एक्स लिख रखा है, इसका मतलब वेक्टर नहीं है ये, है ना। वेक्टर को ये बोल्ड करके लिखता है ना, ये वेक्टर ही है। एक तो इसका मुझे समझ नहीं आती है, पीडीएफ है या लाइक्लीहुड फंक्शन है। आई थिंक ये लाइक्लीहुड फंक्शन था, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। सो एक मिनट, इसको थोड़ा करेक्ट करता हूँ, रुको। सो यहाँ जो सर थ्योरम, के थीटा बराबर -1 लेने पे माइनस लॉग एक्स आ हाँ जाता हाँ है, आ सीधे जाएगा, देखो। साइड। तो यहाँ पे एक्चुअली ना ये लाइक्लीहुड फंक्शन लिया है, दे हैव कंसीडर्ड लाइक्लीहुड फंक्शन एल थीटा, ठीक है। तो ये ऐसा है ना, इसका थोड़ा बुक का नोटेशन थोड़ा वैसा है, तो ये देखना पड़ेगा। देखो ये लाइक्लीहुड फंक्शन पहले भी कैसा लिखता था, ये लाइक्लीहुड फंक्शन इस तरह से लिखता है। ठीक है। सो एक्चुअली लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन बताया था ना मैंने, सीआरएलवी में क्या बताया था, लॉग। एक्चुअली इसमें एफ लिखता है, यहाँ पे इसको करेक्ट करो, दिस इज द लाइक्लीहुड फंक्शन, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा, मतलब आंसर वैसे ही आएगा, बस समेशन हो जाएगा। सो ये लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन है, और लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का डेरिवेटिव करो, बस एन टाइम हो जाएगा, क्या ही डिफरेंस आएगा, एन टाइम हो जाएगा ना। तो यहाँ लॉग पीडीएफ नहीं लिखो, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लो। सो अब सही है, ये वेक्टर लेंगे तो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन होगा, वेक्टर है तो लॉग यहाँ लाइक्लीहुड फंक्शन होगा, एल थीटा है ना, इसको लाइक्लीहुड फंक्शन कर लो। एक्चुअली अलग अलग बुक का ना अलग नोटेशन रहता है, इसलिए थोड़ा कई बार ना कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ये लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तुम लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन ले लो, तो क्या डिफरेंस आएगा, मुझे ऐसा लगता है तुम लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लोगे। सो डिफरेंस आएगा, you take log likelihood function and differentiate with respect to theta। मुझे ऐसा लगता है n टाइम हो जाएगा शायद, चेक करो तुम लोग, ऐसे ही आएगा, क्या आएगा आगे, समेसन एक्स आई आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे समेसन एक्स आई हो जाएगा, चेक करके देखो क्या आता है। मे बी मुझे ऐसा लग रहा है एन थीटा प्लस समेसन लॉग एक्स आई हो जाएगा, ऐसा आएगा, चेक करके देखो। ये तो पीडीएफ के लिए था, वो थ्योरम इसमें एक्चुअली ना ये वेक्टर को बोल्ड लिखता है, तो वेक्टर है, तो जब वेक्टर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो लाइक्लीहुड फंक्शन है, और जब सिंगल एक्स है इसका मतलब है वो रैंडम वेरिएबल है, मतलब पीडीएफ है, तो इसका नोटेशन कॉमन है इसीलिए, है ना, बोल्ड करके एक्स लिखा है ना, तो मतलब वो लाइक्लीहुड फंक्शन है, वेक्टर है।
लाइटली तो प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका कितना आया वही पूछ रहा हूँ, ये कितना आएगा निकालना आता है ना। लाइक्लीहुड फंक्शन में लिख लो, फिर उसका लॉग लो, फिर डिफरेंशिएट करो। तो लाइटलीहुड में प्रोडक्ट और इनटू प्रोडक्ट एक्साइड और कमेंट फंक्शन। अरे तो वो सबको पता है, तुम आंसर बताओ। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है वो सबको पता होगा अभी तक, तुम उसका सिर्फ उसके आगे समझ नहीं। ये एक्चुअली ये थ्योरम है, ठीक है ना, तो इस थ्योरम को करेक्ट कर लेना। तो पहले इस थ्योरम को करेक्ट कर लो, यहाँ लाइक्लीहुड फंक्शन बना लो, लाइक्लीहुड फंक्शन यू टेक n into theta minus 1 by x. n इंटू Theta minus 1 by x. एक्स कैसे आएगा, एक्स आई आएगा ना, लाइक्लीहुड फंक्शन में तो एक्स आई आएगा। 1 by x. कोई ठीक से बताओ भाई कैलकुलेशन करके, एक्स n क्यों by आएगा। theta plus summation log x आ जाएगा। ये चेक करो, अभी तक लाइक्लीहुड फंक्शन एमएलई में ही लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते थे ना हम लोग, तो अभी तक कुछ लोगों को लाइक्लीहुड फंक्शन में निकालना नहीं आया। लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई, कैपिटल में लिख लो या स्मॉल में लिख लो, मर्जी है तुम्हारी। चेक करो, सही है। मुझे डिफरेंशिएट करना थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये आ गया, तो डिफरेंशिएट करो थीटा के रेस्पेक्ट में, नहीं कि एक्स के रेस्पेक्ट में। चलो अब पुट करो, तो यहां साई थीटा है 1 बाई थीटा, के थीटा वी हैव टू चूज, सो के थीटा हमें अकॉर्डिंगली चूज करना है ताकि ये टी एस्टिमेटर बन जाए। सो अभी टी एस्टिमेटर है, एस्टिमेटर इज ए फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल, ठीक है। तो एस्टिमेटर इज ए फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल। सो ये आ गया आपके पास n बाई थीटा अब सोचो ऐसा के थीटा क्या कंसीडर करोगे कि टी एस्टिमेटर बन जाए, ऐसा कोई के मिलेगा हमें। तो अगेन सेम थिंग ले लो, क्या लेना चाहोगे। 1 by n. सो चूज के थीटा एज -1 बाई एन, है ना। पुट कर दो, ये थीटा का फंक्शन जरूरी, थीटा आना जरूरी थोड़ी है, एक्स नहीं आना चाहिए। अगर ये के थीटा है तो यहाँ एक्स नहीं आना चाहिए, सो इसमें एक्स नहीं आना चाहिए, बाकी थीटा का फंक्शन है, ठीक है। सो देखो तो यहां से टी एक्स मिल जाएगा मुझे, टी एक्स या टी वैक्टर एक्स, पुट कर दो। पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल मीन x बार। ध्यान से देखो भाई एक बार, सही लिखा है, यही आएगा। तो आंसर इज यस। ठीक है ना, तो इसमें आंसर इससे श्योर हो गया कि इसमें जो आंसर है इस क्वेश्चन का देयर एग्जिस्ट, ये आएगा, और यहां पे भी आंसर यस आएगा, ठीक है। तो यहां पे
यस आएगा, ये नहीं आएगा। तो तुम करके ये अप्रोच भी ठीक है। अगर ई एक्स का मीन निकालना आता है तो वहाँ से भी आ जाएगा। यही तो लिखा था यहाँ पे, जस्ट माइनस लगाना है तुम्हें ठीक से। तो ये एस्टिमेटर है ना, दिस इज फ्री ऑफ थीटा। बस इतना ही पर्पस था कि टी को थीटा से फ्री कर देना है। अगर टी को किसी भी कंडीशन में थीटा से फ्री नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये था कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर, ये चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके दो है ना, दो तरीके से हमने डिस्कस किया ये चीज़। नेक्स्ट, सो चेक कर लो भाई, तुम आंसर अपना चेक कर लो उसमें, ठीक है। तो यूएम यू निकालने का एक समझो कि ये भी एक तरीका है। और चेक करो ये यूएम यू आएगा क्या, इज इट यूएम यू ऑफ 1/थीटा। क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं, इज ये जो टी एक्स है यूएम भी यू ई ऑफ 1/थीटा। कैसे चेक करोगे, अनबायस्ड होना चाहिए, कंप्लीट सफिशिएंट का फंक्शन होना चाहिए। तो अनबायस्ड चेक कर लो, काफी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इसमें दो अप्रोच था, दोनों अप्रोच से तुम करके देखोगे, आंसर दोनों से आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अरे 5 में कहाँ अटके हो भाई तुम। सो अभी पहले 44 पे हैं, तो इसके आसपास के क्वेश्चन देखते हैं, वापस मूव नहीं करेंगे। सो 35, 24, 46। सो देखो भाई, x1, x2, x3, x4 with a random sample of size 4 from normal θ1 distribution। x बार दे रखा है, g थीटा है, थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, ठीक। एंड आपसे पूछ रहा है यहाँ पे एल थीटा विद, अच्छा यहाँ एल थीटा नोटेशन। जनरली हम लोग एल थीटा को लाइक्लीहुड फंक्शन लेते थे, लेकिन यहाँ पे एल थीटा को इन्होंने क्रैमर राव लोअर बाउंड से डिनोट किया है, वेरिएंस फॉर द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ जी थीटा। सो एल थीटा इज द क्रैमर राव लोअर बाउंड फॉर द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ जी थीटा। तो बताओ भाई, पहले तो तुम लोग ये बताओ, किसी ने ये फाइंड किया है व्हाट इज द एल थीटा, सी आर एल बी ऑफ जी थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है जी डैश थीटा का होल स्क्वायर अपॉन आई थीटा। कितना आया भाई बताओ, जिसका डाउट है। 1 प्लस थीटा का होल स्क्वायर जो है 1 प्लस थीटा का होल स्क्वायर, ये आया 1 प्लस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, बाकी लोग देख लो भाई, क्या यही आ रहा है, किसी और ने ट्राई किया हो किसी ने, तो क्या ये सी आर एल बी यही आएगा। आई थिंक नॉर्मल में तो आई थीटा कितना आता है, नॉर्मल में आई थीटा की वैल्यू कितने आया था, लास्ट टाइम निकाला था हमने 1/n आया था। तो ये कैसे आ गया भाई, सही है, सर यही आ यही आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ओके है। अच्छा फॉल्स पूछा है ना हमसे, तो मतलब ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ओके। अब कह रहा है दिस इज द सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो नॉर्मल θ1 में सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या आता है, x x बार आता है। सो x बार इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो ये इनवेरिएंस प्रॉपर्टी क्या कहती है सफिशिएंस का, कि 1 फंक्शन ऑफ एनी सफिशिएंट एस्टिमेटर इज अ सफिशिएंट एस्टिमेटर। अब तुम्हारा काम है ये दिखाना कि ये जो फंक्शन है x प्लस ई की पावर x, ये 1 फंक्शन है, दिस इज 1 फंक्शन, एंड देयरफॉर x बार प्लस ई की पावर x बार इज ऑल्सो सफिशिएंट। अब 1 कैसे दिखा दो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज 1 फंक्शन, एवरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इज 1 फंक्शन, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 प्लस ई की पावर एक्स, 1 प्लस ई की पावर एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो एफ एक्स इज
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, तो ये 1 1 फंक्शन है, सो दिस इज ऑल्सो सफिशिएंट, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। चलिए अब कह रहा है कि 1 प्लस एक्स बार होल स्क्वायर इज द यू एम भी यू ई ऑफ जी थीटा। सो 1 प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर यू एम भी यू ई है जी थीटा का। तो इसका देखो पहले तो ये यू एम भी यू तब होगा, यू एम भी होने के लिए सबसे मस्ट कंडीशन अनबायस्ड होना। एक्स बार तो है, एक्स बार इज द कंप्लीट सफिशिएंट, तो एक्स बार का फंक्शन है, क्या ये अनबायस्ड है? तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 1 प्लस एक्स बार के होल स्क्वायर का मीन कितना आता है? जी थीटा प्लस 5/4। मतलब ये, अच्छा तो ये आता है जी थीटा प्लस 5/4। इसका मतलब है अब ये कह रहे हैं कि थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा प्लस 5/4 आता है, तो इसका मतलब ये जी थीटा तो नहीं आया, राइट? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, क्योंकि यू एम यू होने के लिए अनबायस्ड तो होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अनबायस्ड तो पहला कंडीशन है कि अनबायस्ड हो, फिर कंप्लीट सफिशिएंट का फंक्शन हो, तो यू एम यू हो जाएगा। तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर विच इज़ नॉट अनबायस्ड, तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, तो अगर आपसे मैं पूछूं अब थोड़ा सा इसी स्टेटमेंट को हम लोग इंप्रूव करें, तो यहाँ से क्या समझ आएगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 प्लस एक्स बार होल स्क्वायर माइनस 5/4 कर देंगे तो कितना आएगा? थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, जो कि जी थीटा हो जाएगा, है ना? सो दिस इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर, ये यू एम यू ई है। मैं ये बोल रहा हूं कि दिस इज द यू एम भी यू ई, ठीक है? क्यों बोल रहा हूं यू एम ये है? क्योंकि दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स बार इज कंप्लीट सफिशिएंट, तो फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट विच इज अनबायस्ड इज कॉल्ड यू एम यू ई। सो ये फंक्शन ऑफ एक्स बार है जो कि अनबायस्ड है इसके लिए, जी थीटा के लिए, तो दिस इज द यू एम यू ऑफ जी थीटा। तो यहां क्या पूछ रहा है कि वेरिएंस इसका इससे ज्यादा होगा क्या? तो अब मैं आपसे पूछता हूं, यहां से देखो, तो यहां से ये समझ आया कि ये जो क्वांटिटी है 1 प्लस एक्स बार होल स्क्वायर माइनस 5/4 इज यू एम भी यू ई ऑफ जी थीटा, ठीक, जो कि है थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। अब बताओ इसका जो वेरिएंस है इस यू एम भी यू ई का, इसका कुछ नाम दे दें, टी रख देते हैं अभी के लिए, चलो, तो या अभी रहने दो ऐसे ही। सो यहाँ से आ जाएगा, तो इसका वेरिएंस क्या आएगा? इसका अगर वेरिएंस निकालोगे 1 प्लस एक्स बार होल स्क्वायर माइनस 5/4, कांस्टेंट से वेरिएंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो इसका मतलब है कि दिस विल बी सेम एज 1 प्लस एक्स बार होल स्क्वायर वेरिएंस, ठीक। और ये कितना आएगा, कोई बताओ ये निकाल के, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ दिस क्वांटिटी? सब लोग अपना अपना कैलकुलेशन करो सो दैट कोई गलत बताएगा तुम पकड़ सको। वन बाई 70/60। 1 बाई 1 बताओ एक एक करके। कितना है भाई? सर 1/8 प्लस 1 थीटा का 1 प्लस थीटा का होल स्क्वायर 1/8 प्लस थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, ओके। अब क्या ये क्वांटिटी ज्यादा है जो उस बोल रहा है? क्या हम बोल सकते हैं कि 1 प्लस थीटा के होल स्क्वायर अपॉन 2 से ये ज्यादा है? इवन ये इससे ज्यादा है ना? और ये 1 प्लस थीटा के होल स्क्वायर अपॉन 2 से ज्यादा है। कैन वी से दिस? सो दिस क्वांटिटी इज मोर देन दिस and this is more than this, that's why this is more than this and that's why this quantity is more than this। तो इसका मतलब ये भी ट्रू आ गया, चेक कर लो भाई तुम लोग। सो डी स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो शायद एमसीक्यू था, इसलिए थर्ड भी क्लियर हो गया। समझ नहीं आया, थोड़ा स्लो बोलो, स्लो। तो इसमें मतलब सिंगल ऑप्शन वाले क्वेश्चन था ये, थर्ड हम लोग को कंफर्म हो गया था। हाँ, इज फॉल्स पूछा है ना जी, तो वैसे ही फॉल्स मिल गया था हमें, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है ना? तो सी जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। किसी को डाउट है तो पूछिए अभी भी।
क्योंकि अनबायस्ड ही नहीं था, तो वैसे ही पता चल गया एक ही फॉल्स होना है, यहाँ इज फॉल्स है ना, तो एक ही स्टेटमेंट फॉल्स होना है। तो अगर सिर्फ तुम ऐसे चेक कर लो तो वैसे ही दिख गया कि ये फॉल्स है, अनबायस्ड ही नहीं था। तो जब अनबायस्ड ही नहीं है तो यू एम यू तो होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट 35 है ना, इसके आसपास का क्वेश्चन देखते हैं 35। तो रिग्रेशन के सारे क्वेश्चन हो गए क्या तुम लोगों के, अभी देखते हैं रुको। तो 35 35 तो उस दिन कराया था क्लास में मुझे लगता है, देखो ठीक से, ये तो मैंने क्लास में कराए थे उस दिन, फिर भी देख लो दोबारा। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे कि x1 x2 xn बी द सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म थीटा थीटा प्लस 1। तो मुझे बताओ कोई कि MLE ऑफ थीटा इस क्वेश्चन में क्या आता है? xn माइनस 1 से x1। जी, xn माइनस 1 से x1 आ जाएगा। और MLE इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर एंड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, वो डेफिनेशन है। तो इससे ये समझ आया कि ये जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -1 है, दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। मैंने एक्सट्रीम वैल्यूज लिए हैं, इसके बीच का भी कुछ लेंगे वो भी कन्वर्ज करेगी इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। ये एक इंटरवल है, मैं बोल रहा हूँ पूरा इंटरवल जो है ना, ये एक नंबर लाइन है -∞ से +∞। सो ये एक नंबर है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -1, ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो इस बीच का कोई भी नंबर लेंगे, ये पूरा इंटरवल जो है MLE है, तो पूरा इंटरवल कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। ठीक है, तो इनमें से मैंने बस एंड पॉइंट उठा लिया क्योंकि ऑप्शन में उसी का जिक्र है। ठीक है, ऑप्शन में यू भी का जिक्र है। अच्छा, यू तो मैक्सिमम है, तो यहाँ जो यू दे रखा है वो nth ऑर्डर है ना, यहाँ पे u जो है वो एक्चुअली nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है और v जो है वो फर्स्ट ऑर्डर। ये क्लास में मैंने क्वेश्चन कराए हैं, तो इन्होंने पूछा है, वो ढंग से रिवीजन नहीं करते हैं या उस क्लास में नहीं होंगे। सो यहाँ से क्या समझ आया कि दिस क्वांटिटी इज u -1 एंड दिस इज द v। सो ठीक से समझो, अब ये कह रहा है कि u -1 कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, v कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। तो यहाँ से बताओ u will converge in probability to what? थीटा प्लस 1। हाँ, तुम दोनों तरफ कुछ भी, दोनों तरफ आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी उन सारे केसेस में ट्रू है, नंबर से स्पेशली या कोई भी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर से। तो है ना, रियल नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करोगे वो यहाँ पे फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा प्लस 1। अब इसने क्या कहा है, u इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, तो गलत कह रहा है ना। यहां से क्या समझ आया, u इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा प्लस 1, है ना। जैसे अनबायस्ड, कंसिस्टेंट, ये सब पैरामीटर की प्रॉपर्टी है, तो पैरामीटर चेंज कर दोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। जो कंप्लीटनेस और सफिशिएंसी है वो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है, तो पैरामीटर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर x बार कंप्लीट है थीटा के लिए तो x बार कंप्लीट है थीटा प्लस 1 के लिए भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको पर्टिकुलर कंप्लीटनेस एंड सफिशिएंसी को थीटा से मतलब नहीं है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है। पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कॉमन एस्टिमेटर होता है जो सफिशिएंट कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि कंसिस्टेंट की बात हो रही है, तो u इज अ कंसिस्टेंट फॉर थीटा प्लस 1 नॉट फॉर थीटा, तो ये गलत हो गया। v इज कंसिस्टेंट फॉर थीटा, यस v इज कंसिस्टेंट फॉर थीटा। 2u माइनस v, तब देखो ठीक से इसको फिट करो सही से। तो यहाँ समझो, अब मैं सी ऑप्शन लिखता हूँ, 2u माइनस v माइनस 2 कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी 2। तो u जा रही है थीटा प्लस 1 पे, तो 2u जाएगी 2 टाइम थीटा प्लस 1 माइनस थीटा हो जाएगी, v कन्वर्जेस टू थीटा, तो v के जगह रखो थीटा और कांस्टेंट को एज इट इज, कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करो, ये थीटा ही आ जाएगा, तो ये ट्रू हो गया। ऐसे ही यहां पे है फिर से 2v माइनस u प्लस 1 कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी 2, क्योंकि कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का। t इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर इफ एंड ओनली इफ
t converges in probability to theta. तो 2 टाइम v कन्वर्ज कर रही है थीटा पे, माइनस u कन्वर्ज कर रही है थीटा प्लस 1 पे, प्लस 1, इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, ये भी थीटा आ जाएगी, आएगी जी, चेक कर लो। तो इसका मतलब ये भी सही है। डाउट किसी को है तो बताओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 24 है ना। तो इसमें कुछ खास नहीं है, सिंपल एस्टिमेशन टेक्निक, इसमें कोई लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन नहीं लगाना, कोई सिंपल लीनियर रिग्रेशन नहीं लगाना है। ये बेसिक एस्टिमेशन टेक्निक है जो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस तुम्हें देख के डर लगा होगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। सो ये पूछ रहा है कि कंसीडर अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है ना, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल विथ n रैंडम ऑब्जर्वेशंस yi बराबर, तो ये मॉडल है, लीनियर इक्वेशन है ना, तो yi बराबर बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi प्लस एप्सिलॉन i, जहाँ बीटा नॉट एंड बीटा 1 आर अननोन पैरामीटर, x1 x2 xn आर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। तो ये सब फिक्स नंबर है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आर फिक्स्ड रियल नंबर्स एंड रैंडम वेरिएबल्स नहीं है, दीज आर नॉट रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल है ना, मतलब वो है सिंपल ऑब्जर्व वैल्यूज है, फिक्स रियल नंबर, गिवन रियल नंबर, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन n एरर रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ रैंडम वेरिएबल एक्चुअली एप्सिलॉन i है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन n, दीज आर रैंडम वेरिएबल्स, जहाँ पे मीन इसका 0 है और कोवेरियंस बिटवीन एप्सिलॉन i एंड एप्सिलॉन j इज 0 व्हेन i इज डिफरेंट फ्रॉम j एंड सिग्मा स्क्वायर व्हेन i इज इक्वल टू j, ठीक है ना। तो इससे आपको ये समझ आया कि मतलब अगर है ना i j इक्वल होगा तो वेरिएंस हो जाएगा, सो वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन i सिग्मा स्क्वायर और कोवेरियंस इसके बीच का 0 है। अब फॉर द रियल कांस्टेंट a1 a2 an दिस इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा 1, तो एक्चुअली ये अनबायस्ड एस्टिमेटर का क्वेश्चन है ना। तो बोल रहा है ये जो एस्टिमेटर है दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा 1, तो बताओ इनमें से क्या सही होगा। तो सिंपल से क्या करना है मुझे, हमें गिवन है कि वो जो समेसन ए आई कैपिटल वाई आई फ्रॉम 1 to n दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा 1, यही है। सो अगर t अनबायस्ड एस्टिमेटर है बीटा 1 का तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t बीटा होगा, डेफिनेशन। अब इसको जरा ओपन करते हैं, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो समेसन को बाहर निकाल लो, और समेसन को जो बाहर आता है, एक मिनट देखो इसमें होगा क्या, ठीक है। अभी समेसन को तुम बाहर निकाल सकते हो, ai को भी बाहर निकालो, ai कांस्टेंट है इसीलिए, तो यहाँ एक्सपेक्टेशन लगेगा yi पे एंड दिस इज इक्वल टू बीटा 1, यही है, मतलब एक्सपेक्टेशन को इनसाइड शिफ्ट किया समेसन में, तो ऐसा हो गया। अब yi क्या दे रखा था मुझे दे रखा है yi इज, है ना, यहाँ दे रखा ऑलरेडी, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi प्लस एप्सिलॉन i, यहाँ बीटा नॉट कांस्टेंट है, बीटा 1 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन i सॉरी xi कांस्टेंट है, एप्सिलॉन i रैंडम वेरिएबल है जस्ट, ठीक है ना। तो yi के प्लेस पे रखो जो वैल्यू गिवन है। सो इसको मैं अगर कंटिन्यू करूं तो यहां से आएगी समेसन i फ्रॉम 1 to n ai एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi प्लस एप्सिलॉन i, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू बीटा 1, यही है। अब एक्सपेक्टेशन खोलो, तो एक्सपेक्टेशन को जब आप ओपन करोगे, सो समेसन i फ्रॉम 1 to n ai, इसको खोलोगे तो ये बीटा नॉट, मैं फिर से कर रहा हूँ, बीटा, ये बीटा नॉट बीटा 1 पैरामीटर है, पैरामीटर कोई रियल नंबर ही है एक्चुअली, आर्बिट्री रियल नंबर, आर्बिट्री कांस्टेंट है। सो ये कांस्टेंट ही है, x1 भी xi भी कांस्टेंट है, xi इज ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है, मतलब गिवन है तो कांस्टेंट है वो।
तो एक्सपेक्टेशन कहाँ पे लगेगा? एप्सिलॉन आई पे। कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट होता है, बट एप्सिलॉन आई रैंडम वेरिएबल वो क्वेश्चन में लिखा है। xi ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आर द फिक्स्ड रियल नंबर्स। सो यहाँ से आ गया बीटा 1। अब एप्सिलॉन आई का मीन कितना दिया है क्वेश्चन में? 0, तो 0 रख दो इसको। देखो क्वेश्चन में दे रखा है एप्सिलॉन आई का मीन 0 दे रखा है, तो उसको 0 पुट कर दो, दिस इज 0। तो अब यहाँ से आ जाएगा समेसन, ओपन कर दो इसको, ए आई बीटा नॉट, फिर ए आई बीटा 1 एक्स आई, और तो 0 हो गया। ठीक, मैंने ए आई को मल्टीप्लाई कर दिया। आई फ्रॉम 1 to n इज बीटा 1। और क्या कर सकते हो? अब समेसन को खोल दो, तो समेसन को खोलोगे तो बीटा नॉट बाहर रहेगा, समेसन ए आई फ्रॉम 1 to n प्लस बीटा 1 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा क्योंकि समेसन आई पे है, तो आई वाले टर्म पे समेसन काम करेगा। सो ए आई एक्स आई फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू, सो देखो बीटा नॉट के साथ ये नंबर है, बीटा 1 के साथ ये नंबर है। यहाँ बीटा 1 का कोएफिशिएंट कितना है? जैसे बीटा 1 है ना, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, और यहाँ बीटा नॉट है क्या? नहीं है ना। इसका क्या मतलब है? बीटा नॉट का कोएफिशिएंट कितना है? 0 है, तभी तो गायब है बीटा नॉट यहाँ से। बीटा नॉट क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 0 है। अब कंपेयर कर लो, तो ये जो नंबर है दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ बीटा नॉट जो कि 0 के इक्वल होगा, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ बीटा 1 जो कि 1 के इक्वल होगा। वो तुम चाहो तो इसको पहले, इसको बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बाद में लिखो, है ना। इफ़ यू वांट कि नहीं मुझे ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिखो कि ये ब्रैकेट में बीटा नॉट प्लस ये ब्रैकेट में बीटा 1, ऐसे लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या समझ आया कंपेयर करके? यहाँ से समझ आया कि ये जो समेसन ए आईज है आई फ्रॉम 1 to n ये 0 होगा, एंड समेसन ए आई एक्स आई है आई फ्रॉम 1 to n ये बीटा 1 होगा। कंपेयर कर लिया दोनों पैरामीटर के लिए, सो दिस इज आंसर। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन है मिल जाएगा आपको। समेसन ए आई 0 है, ए आई एक्स आई नहीं, बीटा 1 नहीं, सॉरी 1 ना, नॉट बीटा 1, इट्स 1, क्योंकि कोएफिशिएंट ना, ये कोएफिशिएंट कंपेयर किया हमने तो 1। ठीक है, बी ऑप्शन है, देख लो। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्या रह गया? 5 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 550, ठीक है, आते हैं उसमें। पहले 5 नंबर क्या है? 46 हो गया ना, हाँ 5 नंबर, 5 बचा हुआ है। 5 नंबर क्या है देखो, तो पाँच तो आसान है, इसमें क्या दिक्कत है भाई? यूएमबीयू सिंपल है ना, फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर दैट इज अनबायस्ड, इसमें क्या दिक्कत है? चलो देखते हैं। ये जो है इसमें पूछ रहा है कि देखो ये कब आया हुआ है? ये 2007 में। अब ध्यान से देखो 2007 में आया था कि यूएमबीयू थीटा का बताओ, और यही क्वेश्चन 2023 में आया है जहां आपसे पूछा है कि यूएमबीयू थीटा स्क्वायर का बताओ। चेक करो, सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम टू सेम है, बस थीटा को हटा के उसने थीटा स्क्वायर कर दिया। चेक करो, है ना। सो 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें थीटा स्क्वायर का यूएमबीयू पूछा है, इसी में। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा। अब अगर तुमने 23 वाले कर लिए होंगे तो आसान होना चाहिए। एक तो पहली बात शो करना है कि समेसन एक्स आई कंप्लीट सफिशिएंट है, तो उसके लिए तुम्हें पिटमैन कुपमैन थ्योरम था हमारे पास कि मैं क्या करना है, ये जो पीडीएफ है इसका लॉग ले लो, मतलब मुझे इस पीएमएफ को EXP ऑफ लॉग लगा दो। सो ये हो गया लॉग थीटा प्लस एक्स टाइम लॉग 1 माइनस थीटा, ऐसे ही आ गया ना, ये है।
और फिर से आपको याद होगा कि वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली दोज टर्म जो x और उसका प्रोडक्ट है, तो वहाँ मैंने ऐसा लिखा होगा कि hx तो यहाँ 1 आ गया, तो जो t आता है वो समेसन ऑफ hxi आता है, तो यहाँ से आ गया समेसन xi i फ्रॉम 1 to n। तो ये कंप्लीट सफिशिएंट हो गया बाय पिटमैन-कुपमैन थ्योरम। सो दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट। अब मुझे ये बताओ, कंप्लीट सफिशिएंट मिल गया तो यूएम वी यू निकालने के हमारे पास दो तीन तरीके हैं। एक तो है कि लेमन-सेफी थ्योरम, तो या तो हम ऐसा सोचे कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ टी जो थीटा दे दे, तो उससे टी तो नहीं जी टी है ना। सो लेमन-सेफी थ्योरम कहता है कि तुम एक ऐसा फंक्शन ढूंढ लो जिसको एक्सपेक्टेशन लेने पे थीटा आ जाए, तो देन जी टी इज द यूएम यू ई। तो व्हाट इज दैट जी टी? तो उसके लिए काम कर सकते हो तुम, पहले टी का मीन निकाल लो। टी का मीन कितना आता है जी यहाँ पे? ये तो ज्योमेट्रिक है ना, ज्योमेट्रिक। तो पहले इसी पीएमएफ में ई एक्स कितना आता है? ये नंबर ऑफ फेलियर वाला केसेस है। सो नंबर ऑफ फेलियर वाले केसेस में कितना आता है मीन? क्यू बाई पी। तो क्यू बाई पी, क्यू कितना है 1 माइनस थीटा, पी कितना है थीटा, तो ये 1 बाई थीटा माइनस 1 आएगा। तो अगर यहाँ से जो मैं टी लिखा हूँ, अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ टी निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा? एन टाइम 1 बाई थीटा माइनस 1, यही आएगा जी। चेक कर लो एक बारी। सो क्यू बाई पी ज्योमेट्रिक में क्यू बाई पी। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूएम यू ई। तो लेमन-सेफी डायरेक्टली तो हेल्प करेगा नहीं हमें, क्योंकि थीटा लाना बहुत मुश्किल काम है। तो 1 बाई टी का मीन निकाल लो। तो जब ये काम लेमन-सेफी काम नहीं करेगा तो राव ब्लैकबेल लगाएंगे। सो राव ब्लैकबेल क्या कहता है? वो कहता है कि एक अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढो तुम, किसका? जिसका तुम्हें यूएम यू चाहिए। किसका चाहिए? थीटा का चाहिए। तो मैं अब इसमें पूछूं तुमसे मैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग 0। इसमें x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी इस पीएमएफ में? थीटा। सो इट इज जस्ट थीटा। तो मिल तो गया अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो हमने आपको समझाया था 1 0 लिखो और यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी लिखो जिसमें थीटा आ जाता हो। जो भी साई थीटा है तो साई थीटा आ जाता हो। तो इसका मतलब x बराबर 0 रखो, क्योंकि x बराबर 0 प्रोबेबिलिटी थीटा आ गई, और यहाँ लिखो अदरवाइज। तो ये है लेमन-सेफी नहीं, राव ब्लैकबेल थ्योरम। अब मुझे ये एक अनबायस्ड एस्टिमेट, तुम चाहो तो यहाँ से चेक कर लो। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा निकालोगे, वही आएगा जो प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 थीटा। तो इससे ये समझ आया कि डेल्टा इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, टी इज कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो जो लेमन-सेफी थ्योरम कहता है, अरे यार राव ब्लैकबेल थ्योरम कहता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी इज यू एम भी यू ई ऑफ थीटा। क्या ये निकाल पाओगे कंडीशनल एक्सपेक्टेशन? यही आंसर है। अब मैंने ये निकाल पाओगे तभी होगा। बताओ भाई जिसका डाउट है, ये निकाल पाओगे? किसका डाउट था ये 5वां नंबर क्वेश्चन? हाँ जी आजाद। है नहीं क्या? सो ठीक है, आगे खुद कंक्लूड करो, नहीं हो रहा फिर पूछो। इस तरह क्वेश्चन कराए तो इसमें आसान है, जस्ट तुम निकालो एक्सपेक्टेशन डेल्टा की बनती, तो ये समाओ कहीं ना कहीं क्या आ जाएगी अगर फाइंड करोगे यहाँ पे। सो ये जब मैं एक्सपेक्टेशन निकालूंगा तो अभी हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा गिवन टी इज इक्वल टू टी। तो एक डेल्टा की वैल्यू तो 1 या 0 है, तो मेनली 1 वाला टर्म ही तो इंपॉर्टेंट है ना, 1 इन 2। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x1, तो यहाँ x1 ले लेना x के बजाय। x1 इज 0 और समेसन t क्या है? समेसन xi, x1 से xn तक। सो x1 प्लस x2 प्लस xn इज इक्वल टू t। अब इसमें लगा दो थ्योरम। क्या थ्योरम लगाओगे? ई गिवन एफ। थ्योरम छोड़ो, अभी ई गिवन एफ लगाओ। सो ई गिवन एफ जो है तुम्हें आता फाइंड करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। सो यहां से क्या आ जाएगा? एक्स प्रोबेबिलिटी x1 बराबर 0 इंटरसेक्शन x1 प्लस x2 प्लस xn
इज इक्वल टू टी अपॉन प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 अप टू xn इज t। और आप सबको पता होगा कि सम ऑफ ज्योमेट्रिक इज नेगेटिव बाइनोमियल, तो उससे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे x1 0 है तो x1 इंटरसेक्शन ले रहे ना, तो x1 को 0 रख दो, तो ये बच जाएगा x2 से xn तक। और xi तो रैंडम सैंपल है तो इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी x1 इज 0 इनटू प्रोबेबिलिटी x2 प्लस x3 अप टू xn इज t अपॉन में प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 अप टू xn इज इक्वल टू t। ठीक, ये है। अब ये निकाल पाएंगे, हो जाएगा। यहाँ तुम्हारे पास है पीएमएफ, सम ऑफ ज्योमेट्रिक इज नेगेटिव बाइनोमियल। अब यहाँ ये जो है ना, ये जो x1 से xn तक है, ये जो सम है x1 से लेके xn तक, ये होगा नेगेटिव बाइनोमियल n कॉमा p। और ये जो x2 से लेके xn तक है, ये है नेगेटिव बाइनोमियल n माइनस 1 कॉमा p। इसका पीएमएफ लिख लो, पुट करो, आंसर आ जाएगा। यही जो आएगा वो यूएम भी ही होगा, पुट करके देखो। और ऐसे ही वो भी हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी का बच गया क्वेश्चन कोई? यहाँ पे था, और 35 के बाद 50 और 45 है ना, 45 और 50। 45 तो भी बताया था शायद, देखो तो 45 या 44 बताया था, देखो तो 45 में क्या है भाई? डी ऑप्शन सर। राव ब्लैकबेल थ्योरम का स्टेटमेंट पता है? क्या कहता है राव ब्लैकबेल थ्योरम, बताओ मुझे स्टेटमेंट। डी अगर बायस एस्टिमेटर है साइन थीटा का, और तो W इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन T इज इक्वल टू GT। यहाँ पे GT अगर बायस एस्टिमेटर होगा तो वो वो सिर्फ डी ऑप्शन पूछ रहा है, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, वेरिएंस ऑफ एक्शन। ये भाई राव ब्लैकबेल थ्योरम का ही तो स्टेटमेंट है, जो तुम मुझे बता रहे हो वही तो यहाँ लिखा हुआ है। बस वही देखने की ना, वो तो कई बार ज्ञान हमारे पास होता है लेकिन हमें खुद ही समझ नहीं आता है, वो वाली बातें हैं कि जो तुम बता रहे हो वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, कि जो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी है वो यूएम वी है, और यूएम वी का वेरिएंस सबसे कम होता है, तो इससे भी कम होगा, क्या दिक्कत है? तुम्हारा यहाँ पे डेल्टा है एक्सएन, जो थ्योरम में मैं डेल्टा लिखता हूँ यहाँ पे वो एक्सएन है। एक्सएन इज एक रैंडम वेरिएबल, एक्सएन मतलब तुम्हारे पास एन रैंडम वेरिएबल, उसमें से एक रैंडम वेरिएबल कोई भी चूज कर लो। जैसे मैं x1 चूज करता हूँ, उसने xn चूज किया है। अभी पिछले क्वेश्चन में तुम देखोगे तो मैंने क्या किया, वहां पे x1 को चूज किया था ना डेल्टा में, मतलब x1 इन द सेंस यहाँ पे x1 बराबर 0 रखा है क्योंकि वैसा बन जाए। अभी क्या किया इसने, कुछ नहीं है इसमें, बस इसने कहा डेल्टा को ले लो xn समझ आए। और t ले लो तुम x बार। सो ये अनबायस्ड है और ये कंप्लीट सफिशिएंट है, CSS बोल देता हूं। तो राव ब्लैकबेल कहता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी UMVUE है। और तुम अगर देखो क्लास में मैंने राव ब्लैकबेल के 2 स्टेटमेंट लिखाए थे, जो पहला स्टेटमेंट मैंने लिखाया था वो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसका जो वेरिएंस होगा ये तुम्हारा UMVUE है, तो UMVUE का वेरिएंस सबसे कम होता है। तो ये जो वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी, ये कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर लो उससे कम ही रहेगा, क्योंकि ये यूएमवी और यूनिक होता है ये। तो ये एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो इसके वेरिएंस से भी कम होगा, कोई दिक्कत नहीं। हर अनबायस्ड एस्टिमेटर के वेरिएंस कुछ उससे ये कम ही होगा। तो यही तो लिखा हुआ, यही स्टेटमेंट उसने यही लिखा है। और ये राव ब्लैकबेल थ्योरम का ये पहला स्टेटमेंट मैंने ये लिखा होगा, और दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिखा होगा कि ये जो E ऑफ डेल्टा गिवन टी है ये UMVUE है। यही देखो तुम जो राव ब्लैकबेल लिखाए हैं उसमें 2 स्टेटमेंट लिखाए होंगे, 2 पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 यही तो था कि एक बेटर एस्टिमेटर है।
45 और 50, तो 50 में क्या है? फिफ्टी कह रहा है कि और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी डाउट पूछ रहे हो तुम ट्राई करके पूछना। अगर मुझे फिर ऐसा पता चला कि जैसे ही तुम मजे ले रहे हो, मेरे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये बता दो ये बता दो, फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं डाउट सिर्फ उन्हीं बच्चों को बताऊंगा या उन्हीं बच्चों को मुझसे डाउट पूछने का राइट है जो ट्राई करके आए हैं। जब ट्राई करोगे तब करना, चाहे एग्जाम के बाद ट्राई करो, एग्जाम के बाद पूछना, 10 साल बाद करना, 10 साल बाद पूछना, लेकिन ट्राई करके ही पूछना। ऐसे ही बस मजे मत लेना कि ये बता दो ये बता दो। तो सर इसका बी ऑप्शन नहीं सॉल्व हो रहा। हाँ, तो बोल रहा है कि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन n जो है ये रैंडम वेरिएबल्स है जिसका नॉर्मल 0 1 डिस्ट्रीब्यूशन IID है। अच्छा, तो ये कहना चाह रहा है कि जो एप्सिलॉन I है दिस इज IID नॉर्मल 0 1, ठीक। अब कंसीडर n इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स y1 y2 yn, तो इस तरह से डिफाइन किया है। जो yi है इसको लिखा है बीटा टाइम i प्लस एप्सिलॉन i, तो इसका मतलब हुआ कि y1 इज लाइक बीटा प्लस एप्सिलॉन 1, y2 इज 2 बीटा प्लस एप्सिलॉन 2, है ना, y3 इज 3 बीटा प्लस एप्सिलॉन 3 एंड सो ऑन। अब पूछ क्या रहा है ना, yn इसी तरीके से होगा n बीटा प्लस एप्सिलॉन n। अब कहना क्या चाह रहा है कि y बार जो है सारे yi का मीन है, ठीक है। t1 जो है 2 बाई बार अपॉन n माइनस 1 है। t2 जो है 1 बाई n समेसन yi अपॉन i है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ देखो, पहले तो yi है ना, तो हमसे पूछा है कि y बार के बारे में कुछ पूछा नहीं है ना, y बार यहाँ पे है, ओके। तो पहले एक चीज़ देखो, पहले यहाँ से y बार लिखते हैं। तो ये जो y बार है दिस इज 1 बाई n समेसन i फ्रॉम 1 to n yi, ठीक। और yi क्या है आपका? सो यहाँ से पहले मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ yi निकालता हूँ। एक्सपेक्टेशन ऑफ yi क्या होगा भाई? सो एक्सपेक्टेशन n+1/2 बीटा। नहीं, मीन निकाल रहे, मीन ऑफ yi। एक तो तुम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे दो ही रैंडम वेरिएबल है, एक तो yi है और एप्सिलॉन i है, बाकी सब कांस्टेंट है। बीटा कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है। तो मैं बोल रहा हूँ इसका मीन कितना होगा, मीन एक्सपेक्टेशन दोनों तरफ लगाओ, तो कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट ही होता है। तो इसका आएगा बीटा i प्लस 0, क्योंकि एप्सिलॉन i का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 था, इसका मीन 0 है। बाकी बीटा तो कांस्टेंट है, i कांस्टेंट, i क्या है, i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, मतलब n तक, सॉरी। तो इस तरह से है। सो मैं पूछ रहा हूँ एक्सपेक्टेशन क्या है, तो जस्ट बीटा i। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ yi इज बीटा टाइम i। इसका क्या मतलब है कि y1 का एक्सपेक्टेशन बीटा है, y2 का एक्सपेक्टेशन 2 बीटा है, y3 का एक्सपेक्टेशन 3 बीटा है। यही घर पे एक्सपेरिमेंट करोगे तो समझ आएगा। होता क्या, बच्चा सोचता है क्वेश्चन पढ़े और आंसर आ जाए। अरे थोड़े जो समझ आ रहा लिख लिख के देखो, थोड़ा सा उसको एलेबोरेट करो, फिर तुम्हें आगे खुद ही दिखने लगेगा। सीधे स्टार्ट करना मुश्किल है, स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। सो उसमें y1 का मीन निकालो, y1 का मीन निकालोगे बीटा आएगा, y2 का मीन 2 बीटा, y3 का मीन 3 बीटा, yn का मीन n बीटा। अब मुझे y बार का मीन निकालना है। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार? अब क्या बच्चा अज्यूम कर लेता है कई बार कि x बार का मीन तो म्यू ही होता है हमेशा, लेकिन भाई यहाँ देखो तो कैसे डिफाइन किया गया है। जरूरी थोड़ी है कि हर बार सेम ही होगा, यहाँ कोई रैंडम वेरिएबल थोड़ी, हो तो डिफाइन किया है बीटा i प्लस एप्सिलॉन। अब यहाँ y बार का मीन क्या आएगा? सो 1, अगर मैं यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार दिख रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार इज 1 बाई n समेसन i फ्रॉम 1 to n एक्सपेक्टेशन yi। तो यहाँ से 1, मतलब मैं कह रहा हूँ ट्राई कोई भी बच्चा करेगा तो उसका हो ही जाएगा, या जिसने भी ट्राई किया उसका हो ही गया होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं देखता हूँ बच्चों में, वो ट्राई नहीं करते, उनको लगता है कोई सॉल्यूशन दे दे और हम देख के रट्टा मार ले,
तो हमें आ गया। तो यहाँ तो आ गया, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा ना। एग्जाम में तो नए क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ खुद ही करना होगा तुम्हें, तो तुम्हें एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं तो फिर छोड़ के ही आना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, क्योंकि वहाँ कोई थोड़ी बताने आएगा सॉल्यूशन दे दिया तुम देख के रट्टा मार लिए। तो ट्राई ही करना पड़ेगा। यही तो दिक्कत है, पहले बच्चा एग्जाम के पहले बोलता है सर सब आता है, एग्जाम में उसको आता ही नहीं है, यही दिक्कत होती है, उसको नहीं आता है कि उसने सॉल्यूशन देख देख के रट्टा मार लिए। अब बाद में लगता है वो जब सोचोगे तो ब्रेन डेवलप होगा, जब नए क्वेश्चन आएंगे तो ब्रेन काम करेगा, जब वो सोचने की उसकी आदत तुम्हारी अगर इस तरह की आदत है खुद ट्राई करने की तभी तो होगा। सो यहाँ से क्या है कि अब हमें जो जो ऑप्शन दिया सब में मीन निकाल लेंगे, इसमें क्या ही नया है, मीन वेरिएंस तो निकालना है। ये चारों ऑप्शन में क्या दे रखा है, कुछ है? इसमें पूछा है अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो इसका मीन निकालना है T1 का, अनबायस्ड एस्टिमेटर T2 का मीन निकालना है मुझे, T1 का वेरिएंस T2 का वेरिएंस निकाल के कंपेयर करना है, T1 का वेरिएंस। तो जस्ट मुझे इसमें ये जो 3 एस्टिमेटर दे रखा है इन तीनों का मीन वेरिएंस निकालना है, और वो भी अगर नहीं निकाल पा रहे तो मुश्किल दिक्कत है ना भाई। अगर मीन वेरिएंस भी अभी तक निकालना नहीं आए, रैंडम वेरिएबल दे रखा है और रैंडम वेरिएबल का मीन वेरिएंस अभी तक नहीं निकाल पा रहे, तो इट्स सीरियस प्रॉब्लम। ये चीज़ है, मीन वेरिएंस तो निकालना आना चाहिए अभी तक, कि किसी रैंडम वेरिएबल का मीन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं। मीन वेरिएंस है ऑप्शन में, क्या नया है? अनबायस मतलब मीन निकालना है, अनबायस मतलब मीन निकालना है, यहाँ वेरिएंस निकालना, मीन वेरिएंस नहीं निकाल पा रहे हो। तो ई ऑफ वाई बार इज 1/n समेशन ई वाई आई, ई वाई आई अभी मैंने वहां निकाले थे। सो यहां से ई वाई आई है बीटा आई, पुट करो उसको, ई ऑफ वाई आई इज बीटा टाइम्स आई, बीटा कांस्टेंट है, आई पे समेशन है, सो 1/n, बीटा बाहर कर लो। अब ये समेशन आई पे है, आई को 1 रखेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n। बीटा n+1/2। तो यहां से सिंपली अभी n × n+1/2 हो जाएगा, तो एक n कैंसिल कर लो, ये बीटा बाहर आ गया, समेशन हो गया। यहाँ बता ही रहा था ना, y1 का मीन बीटा, y2 का 2 बीटा, y3 का 3 बीटा, yn का n बीटा, तो सबके मीन को ऐड करोगे तो बीटा + 2 बीटा + 3 बीटा + n बीटा, इन सबको ऐड करना है, तो यही आएगा ऐड होके। सो n कट गया, तो यहाँ से आ गया n+1/2 × बीटा। सो ये किसका मीन आया? ये अभी y बार का मीन निकल के आया है, ठीक है। वैसे ही T1 T2 T3 का आ जाएगा। तो अब क्या करना है, एक्सपेरिमेंट वाई बार। अब वाई बार पहला एस्टिमेटर था, दूसरा एस्टिमेटर T1 दे रखा है, चलो T1 पे काम करते हैं। तो T1 क्या है? T1 इज 2y बार अपॉन n+1। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 निकालते हैं, तो दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगा देते हैं। तो 2/n+1 तो कांस्टेंट है, रैंडम वेरिएबल तो y बार है। अब यहाँ से 2/n+1 y बार का मीन, y बार का मीन अभी निकला n+1/2 × बीटा, तो ये हो गया n+1/2 × बीटा, n+1 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, बीटा आ गया। तो पहला बोल रहा था T1 अनबायस्ड एस्टिमेटर है बीटा का, भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 बीटा आ गया, तो आंसर इज यस। क्या नया है? वैसे अब T2 मेरे पास है 1/n i फ्रॉम 1 to n yi/i, तो यहां से भी हम वो कर सकते थे yi/i, ठीक है। देखो अभी ध्यान से देखो, यहां से ठीक से चीज देखो यहाँ पे। सो हमने ई ऑफ वाई आई फाइंड किया, वो बीटा × आई है, आई एक नंबर है, 1 से n तक कोई एक नंबर हो सकता है। सो यहाँ से एक्सपेक्टेशन yi/i कितना हो जाएगा? बीटा। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ yi/i इज बीटा। अब मुझे T2 क्या है? व्हाट इज द T2? T2 ध्यान से देखो। सो जो T2 एस्टिमेटर गिवन है दैट इज एक्चुअली so T2 estimator is given as 1/n summation i from 1 to n yi/i। अब आपको एक्सपेक्टेशन T2 का निकालना है, क्यों भाई? क्योंकि मुझे चेक करना है T2 अनबायस्ड है या नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं। सो 1/n समेशन i from 1 to n
एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई अपॉन आई, सो 1/n समेशन आई फ्रॉम 1 to n, वाई आई अपॉन आई का एक्सपेक्टेशन बीटा आया हुआ है, क्योंकि वाई आई का एक्सपेक्टेशन है ना, इसको अलग भी कर सकते हो, ई वाई आई अपॉन आई, तो ई वाई आई बीटा आई, आई आई कट गया तो ये हो गया बीटा। अब बीटा को ऐड करो n टाइम, सो n बीटा अपॉन n, तो ये आ गया बीटा। मतलब अच्छा मैं करेक्ट कर रहा हूँ, मतलब ट्रू स्टेटमेंट है, यहाँ करेक्ट करने का मतलब ट्रू स्टेटमेंट है। सो फर्स्ट इज द ट्रू स्टेटमेंट, सेकेंड वन इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। T2 इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा, यस। एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 भी बीटा आ गया, तो इसका मतलब T2 इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑल्सो। तो पहला भी ट्रू स्टेटमेंट है, दूसरा भी ट्रू स्टेटमेंट है। अभी जैसे एक्सपेक्टेशन निकाला, अब वेरिएंस निकालने हैं सेम तरीके से। चलिए वेरिएंस फाइंड करते हैं, जहां से वेरिएंस मीन निकाला ना, तो इसी मीन के जैसे वेरिएंस निकालो। किसका डाउट था भाई, ये कहाँ डाउट है बताओ, इसमें मीन तो हो गया, सर हो गया आगे सर। ओके सर, वेरिएंस कर पाओगे? हाँ सर हो गया। सेम तरीके दोनों तरफ वेरिएंस लगाओ, पहले यहाँ से वाई आई का वेरिएंस निकाल लो, और ये कांस्टेंट है गायब हो जाएगा, तो वेरिएंस ऑफ वाई आई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन आई, और जो कि है 1, क्योंकि बीटा आई तो कांस्टेंट है, बीटा इज अ कांस्टेंट, आई इज अ कांस्टेंट। तो जब मैं वेरिएंस लगाऊंगा यहाँ पे, तो सिंपल होगा, अगर वाई आई का वेरिएंस निकालना है मुझे, वेरिएंस ऑफ वाई आई, तो ये होगा सिंपली वेरिएंस ऑफ बीटा आई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन आई, तो ये होगा जस्ट वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन आई। एप्सिलॉन आई नॉर्मल 0 1 था, तो 1 हो गया, तो ईच वाई आई का वेरिएंस 1 है। अब वाई बार का वेरिएंस चाहिए मुझे, सो वेरिएंस ऑफ वाई बार, डेफिनेशन लिखना चाहो डेफिनेशन से लिख लो, ईच वाई आई का वेरिएंस 1 है, तो यहाँ वेरिएंस लगाएंगे 1/n², n अपॉन n², 1/n आएगा, है ना, सिग्मा स्क्वायर बाई n होता है ना, तो यहाँ जब ऐसे भी तुम अलग से ओपन कर लो तो ये 1/n आ जाएगा। अभी क्या चाहिए, T1 का वेरिएंस लगाओ, T1 में वेरिएंस, सो वेरिएंस ऑफ T1 ऑपरेट करो, T1 पे वेरिएंस ऑपरेट 2y बार अपॉन n+1, तो 2/n+1 कांस्टेंट है, सो बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर बन के बाहर आएगा, 4/n+1 होल स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ y बार का वेरिएंस 1/n है। वेरिएंस ऑफ T2 चाहिए, सो T2 के वेरिएंस में क्या चाहिए, पहले इसको अप्लाई करो, तो यहाँ जब अप्लाई करेंगे T2 पे वेरिएंस लगाओ दोनों तरफ, तो 1/n का स्क्वायर हो जाएगा 1/n², समेशन i फ्रॉम 1 to n, वेरिएंस ऑफ वाई आई अपॉन आई, सो ये होगा वेरिएंस ऑफ वाई आई अपॉन आई, एंड आगे आई को बाहर निकालो इस वेरिएंस वाले में टर्म में से, तो ये है 1/n² समेशन i फ्रॉम 1 to n, 1/i², वेरिएंस ऑफ वाई आई, और वेरिएंस ऑफ वाई आई कितना है, 1 है, तो ये बाहर आ गया 1 हो गया। सो कहने का मतलब ये बचा बस। अब ये क्या सम होता है इसका जी, लेकिन ये तो अभी फिक्स है ना, तो अभी तक देखो यहाँ से क्या बन के आया, 1/1², ये ऐसा है कुछ 1/n², अब यहाँ पे है 1, 1/2, 1/2², 1/3² अप टू 1/n², ऐसा कुछ है। अब कंपेयर करके देखो, सो T1 का वेरिएंस आया था 4/n × n+1 होल स्क्वायर, और इसका ये आया। अब कंपेयर करना है आपको कि किसका वेरिएंस ज़्यादा है किसका कम है, तो अभी के लिए कोई पर्टिकुलर n पुट कर दो, मान लो n को मैं 2 रख देता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी, जस्ट कंपेरिजन के लिए कुछ होगा। देखो n कुछ फिक्स किया इसने तो कुछ n फिक्स नहीं किया ना क्वेश्चन में, मोर देन इक्वल टू 2 है, तो चलो 2 ही रख के देख लो, n को 2 रख के देख लो, तो 2 रखूंगा, सो T1 का वेरिएंस आएगा 2 + 1 3 9 और 2 कितना आ गया, ये 2/9, और यहाँ से क्या आएगा 1/4, 2 रखना है बस मुझे, ठीक है ना, तो 2 तक जाएंगे, सो 1 + 1/4 5/4, 5/4 5/16 आ गया, सो 2/9 और 5/16 में कौन सा ज़्यादा है देख लो, डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लो, ऐसे कुछ और, या n लार्ज ले लो, 9 कम है। कम है, या n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो दोनों 0 पे जाएगी। अच्छा यहाँ देखना पड़ेगा ना, ये सीरीज है, तो ये n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तो ये सीरीज कहाँ कन्वर्ज करेगी,
ये तो हो जाएगी पाई स्क्वायर बाई 6 होती है ना ये यस तो पाई स्क्वायर बाई 6 होगी n टेंस टू इन्फिनिटी पे। तो वैसे जो ऑप्शन दिया है उसमें एक इक्वल है, एक लेस देन वाला है, जो भी है जी जी इक्वल वाला गलत ही हो गया, जी जी नॉट करेक्ट में। हाँ, तो ये फॉल्स हो गया सोचने की जरूरत नहीं, और ये आई थिंक ट्रू आ जाएगा। तो 3 ट्रू है तो ये फॉल्स वाला एक एक ही ही ऑप्शन। ऑप्शन करना ही था। जी जी, एक ही ऑप्शन होगा जो फॉल्स होगा, है ना, जस्ट एक ऑप्शन होगा जो फॉल्स होगा, तो ये डी वाला फॉल्स है। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर क्वेश्चन 43। 43 तुमने ट्राई किया है? यस सर। हाँ, क्या किए हो बताओ इसमें, 43 में क्या है ऐसा? वो e की पावर 2 थीटा और थीटा क्यू बोल रहा है, देखिए। तो मैंने एज्यूम किया x1 बराबर 0 और x2 बराबर 3, फिर डेल्टा मेथड से की और रॉ ब्लैकवेल से, पर हुआ नहीं। ये तुमने अभी कुछ दिन पहले ही तो बताया था मैंने, इसमें क्या ही नया है? अभी कल एक ये क्वेश्चन तुमने किया था, अगर ये क्वेश्चन हो गया है तो सेम ही क्वेश्चन तो है, क्या ही नया है इसमें? तुम थोड़ा दिमाग वमाग इस्तेमाल करो ना, वही तो मैं कहना चाहता हूँ। सारा सॉल्यूशन या तो तुम मुझसे पूछ लेते हो या तुम डाउट फैकल्टी से पूछ लेते हो, खुद क्या करते हो मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें। सर उसके वाले में तो फिक्स कर दिया, x1 x2 तो हो गया वो इजीली। तो यहाँ भी तो फिक्स है, बताओ एक ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी लोगे कि ये आ जाएगा? राव ब्लैकबेल का क्या अप्रोच होता है कि हम एक ऐसी प्रोबेबिलिटी लेंगे जिसमें ये आ जाए। अब तुम खुद ही सोच के बताओ। x1 0 और x2 3 लेने पे भी आ रहा है, और x1 1 और x2 2 लेने पे भी आ रहा है। कोई भी एक एस्टिमेटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास x1 x2 xn का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन थीटा, तो मैं यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो ये इसके टर्म में कुछ आ जाएगी। इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली कांस्टेंट इधर उधर होगा तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट इधर उधर होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम मैनेज कर लेंगे। तो मेनली इसके टर्म में आएगा, कोई थीटा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा मैं क्या यहाँ पे लूंगा जिसकी प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी या इसके टर्म में कुछ आ जाएगी, सम कांस्टेंट टाइम दिस, मैं ये कहना हूँ सम कांस्टेंट टाइम ये आ जाए, ऐसा क्या लिखेंगे? 0 और x2 3 लीजिए। नहीं नहीं, वैसे तो दिक्कत है ना, xn0 x2 3 लेंगे तो वो भी कर सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आंसर आएगा। लेकिन बेटर अगर मैं ऐसा करूं कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3 ले ले तो क्या आंसर बनेगा? पहले तो मुझे e की पावर माइनस 2 थीटा बनाना था, तो ये समझ आ रहा है e की पावर माइनस 2 थीटा कब होगा? जब पॉइसन 2 थीटा होगा। तो पॉइसन 2 थीटा में e की पावर माइनस 2 थीटा बनेगी। तो पॉइसन 2 थीटा बनाने के लिए मुझे किसी दो रैंडम वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने अभी x1 x2 को ऐड कर लिया। अब दूसरा है थीटा की पावर 3 कब आएगी? तो थीटा की पावर 3 तब आएगी जब मैं इक्वल टू 3 पे प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालो क्या आएगी? सर हो जाएगा। सो यहाँ से अब ये है कि इसको समाओ वो करना है मुझे, है ना। तो e की पावर माइनस 2 थीटा, 2 थीटा की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, यही है ना। सो ये कुछ ऐसा आ गया, 2 की पावर 8/6 e की पावर माइनस 2 थीटा, थीटा की पावर 3। अब ये 8/6 को बैलेंस करना है, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कहा, डेल्टा ऐसा बनाओ। अब वहाँ 1 इसलिए लेते थे, अभी मान लो मैं ऐसा लिख देता हूँ, समझो तो क्या दिक्कत आएगी? अगर मैं ये लिखता हूँ, सो अभी मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा निकालूंगा ना, तो क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 8/6 e की पावर माइनस 2 थीटा, थीटा की पावर 3। लेकिन मुझे सोचना है कि मैं ऐसा यहाँ क्या लूँ ताकि ये बने, तो इसको ही तो शिफ्ट हटाना है मुझे। तो इसको हटाना है तो मैं इसको इधर ले आऊँगा, इसको इधर ले आऊँगा। तो 6 डेल्टा अपॉन 8 को 1 कर दूँ, तो इसका मतलब 6 डेल्टा अपॉन 8 को 1 कर दूँ, मतलब यहाँ पे 1 के बजाय तुम 8/6 लो। अब इसका तुम एक्सपेक्टेशन निकालो क्या आएगा? 6/8 या 8/6? हाँ 6/8। तो यहाँ से हमें देखना है कि ये कैंसिल हो जाए, हट जाए। तो यहाँ से तुम 6/8 ले लो। अब एक्सपेक्टेशन निकाल के देखते हैं क्या होगा। तो अब जब एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो डेल्टा की दो ही वैल्यू है, या तो ये है या ये है। तो 0 इंटू समथिंग तो 0 हो जाना है। तो मेनली जब मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा निकालूंगा तो वैल्यू ऑफ डेल्टा 6/8 एंड प्रोबेबिलिटी डेल्टा इज इक्वल टू 6/8। 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अब ये बर्नौली नहीं है, बर्नौली में 0 1 होता है। तो इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो आ जाएगा 6/8। अब डेल्टा 6/8 कब है?
जब ऐसा है तो ये है x1 प्लस x2 बराबर 3, और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा, दिस इज 6/8 इंटू, ये भी निकाल रखा है मैंने, 8/6 e की पावर -2 थीटा, थीटा की पावर 3, तो ये कैंसिल हो गया, बस मिल गया मुझे अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो ये हो गया राव ब्लैकवेल मेथड से हमें चाहिए एक अनबायस्ड एस्टिमेटर और एक चाहिए कंप्लीट सफिशिएंट। तो कंप्लीट सफिशिएंट तो यूनिवर्सल है, समेशन एक्स आई है ना, तो टी बराबर समेशन एक्स आई है ना। तो यहाँ से क्या समझ आया, डेल्टा इज अनबायस्ड एंड टी इज इक्वल टू समेशन एक्स आई, दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट, सी एस एस कंप्लीट सफिशिएंट। तो बस तुम्हें अब समहाउ ये निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी इज यू एम भी यू। इस तरह का हमने बहुत सारे क्वेश्चन में किए हैं, तो ट्राई करके देखो, हो जाएगा बस। ठीक है, तो आ जाएगा। बस यहाँ हिंट ये है, इसमें यूज होगा कि x1 प्लस x2 गिवन t इज इक्वल टू t विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन, क्या आएगा जी, कोई बताओ। बाइनोमियल t, 2/n। हाँ, t कॉमा है ना, 2 लैम्डा बाई n लैम्डा, 2 थीटा बाई n थीटा, तो थीटा थीटा कैंसिल, सो 2/n, तो इससे आ जाएगा आपका आंसर। ये यूज होगा थ्योरम इसमें, बस ठीक है, ये कर लोगे आप करके सर, दे। हाँ, वो हम स्टार्टिंग में x1 इंटरसेक्शन x2 करके ले रहे थे 3, तब नहीं हो रहा। तब भी हो जाएगा, उससे भी आंसर वही आएगा। अगर हम डेल्टा कंसीडर करें 1, क्या ले रहे हैं बताओ, हाँ, x1 बराबर 0 और x2 बराबर 3। x2 बराबर 3, तो ये निकाल के देखो, ये वही आ रहा है, x1 बराबर 0। फैक्टोरियल आ रहा है एक्स्ट्रा। हाँ, तो उसको मैनेज करो ना यहाँ पे, तो वही तो देखना है तुम्हें। x2 बराबर 3, तो यहाँ से हो गया e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर 0 अपन e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर 3/3 फैक्टोरियल, तो इसको बैलेंस करो, तो ये आ गया e की पावर -2 थीटा, थीटा की पावर 3/3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल ले लो, तो बैलेंस हो जाएगा, 6 ले लो है ना, 0 अदरवाइज। सो ये हो गया। तो अब यहाँ से एक्सपेक्टेशन डेल्टा निकालेंगे तो वही आ जाएगा, e की पावर -2 थीटा, थीटा क्यूब, फिर से वही चीज़ है। अगेन अब तुम निकालो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी, आंसर तो वही आना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि तुम्हें थ्योरम कैसे लगाओगे यहाँ पे, तो तुम्हें तो इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। तो x1 प्लस x2 3, तुमने केस फिक्स कर दिया नहीं, यहाँ केस तो फिक्स हो गया, तुमने एक पर्टिकुलर फिक्स केस लिए, कोई दिक्कत नहीं, वो 6 तो हो ही गया, मैनेज कर लेगा, तभी आंसर वही आएगा। ये निकालो यहाँ से, क्या आएगा, 6 टाइम प्रोबेबिलिटी x1 इज 0, x2 इज 3 गिवन समेशन xi, i फ्रॉम 1 to n इज t। अब ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालो, आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ थ्योरम नहीं लगेगा डायरेक्टली, तुम्हें इंडिविजुअली करना पड़ेगा, e इंटरसेक्शन f लगा के, प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f अपॉन पी एफ, तभी आंसर तो वही आना चाहिए। ऐसा थोड़ी मेथड बदलेगा आंसर बदल जाएगा। यहाँ तक कर लिए। हाँ, तो आगे क्या है, करो इसको सॉल्व करो। ठीक है जी, यहाँ तक कैलकुलेशन सही है। सो यहाँ तक कर लिए, तो आगे भी करो ना, ट्राई करोगे तभी तो होगा। x1 0, x2 3 इंटरसेक्शन x1 प्लस x2 प्लस xn बराबर t अपॉन प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 प्लस xn बराबर t। इसको सॉल्व करो अब। तो इंडिविजुअली इसको इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ x1 x2 पुट कर दो, तो यहाँ से आ गया प्रोबेबिलिटी x1 इज 0, x2 इज 3। अब यहाँ x1 x2 पुट करो 0 और 3, तो यहाँ स्टार्ट होगा x3 से लेके xn तक की वैल्यू आ जाएगी t-3। क्यों t-3 आ जाएगी, क्योंकि x1 को 0 रखा, x2 को 3 रखा, तो 3 तो ये दोनों हो गया, बचा तो 3 से n बचा, बाकी उधर भेज दिया हमने t-3 अपॉन। यही तो सीखना है भाई कि सॉल्व कैसे करने हैं, और ये सीखोगे तभी जब सॉल्व करोगे। तो यहाँ से पुट करो अब, तो यहाँ से क्या आ गया, ये 6 टाइम प्रोबेबिलिटी एट 0, ये कितना होता है, वही था e की पावर माइनस थीटा, ये कितना था e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 6। तो ये तो हो गया 6। इसका प्रोबेबिलिटी निकालो, x3 से xn तक के सम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितने रैंडम वेरिएबल है ये, पॉइजन
सॉरी n-2 लेंगे। तो e की पावर n-2 थीटा, n-2 इंटू थीटा की पावर t-3 अपॉन t-3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो हो गया दिस अपॉन दिस और होल अपॉन में इस पूरे के अपॉन में ये आ गया पॉइसन n थीटा है, तो e की पावर n थीटा की पावर t अपॉन t फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करो, वही आएगा जो पिछले मेथड से आंसर आएगा, वही आएगा जो ऑप्शन है। ढंग से सिंप्लीफाई करो इसको, तो इसमें करने में कहाँ दिक्कत है, मेन वही तो कह रहा हूँ, आगे कोशिश तो करके देखो। ई इंटरसेक्शन एफ लगाना था, ई इंटरसेक्शन एफ लगा के हो गया। ये वही चीज़ है जो यहाँ पे मैंने बताए थे अभी नेगेटिव बाइनोमियल वाले केस में, सेम चीज़ तो यहाँ भी था, यहाँ भी सेम ही था, तो सेम थिंग यहाँ हुआ है। ठीक है, करके देखो। मैं ना जो भी क्वेश्चंस मैं क्लास में कराता हूँ उसी क्वेश्चन को क्लास के बाद खुद से करके देखो। अगर यही सारे क्वेश्चन तुम अगर कर पा रहे हो क्लास के बाद खुद से, तो मतलब तुम सीख गए तो हो गया, आगे आ जाएगा। लेकिन गलतफहमी है 4 दिन बाद अभी नहीं करोगे, 1 महीने बाद यही क्वेश्चन देखोगे, सब कुछ समझ नहीं आएगा, फिर लगेगा कुछ आता ही नहीं तुम्हें। क्योंकि दोबारा सॉल्व करके देखो इसको, इन्हीं सारे क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करके देख लो जो मैंने कराए अभी। ठीक है भाई, और कोई क्वेश्चन किसी का रह गया तो कल मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अभी बाकी सॉल्व करो, जिन लोग नहीं सॉल्व किए वो सॉल्व करो, क्योंकि सॉल्व तो करना ही ना, एग्जाम से पहले तो कर ही लो कम से कम। ये नहीं करोगे तो 1 साल और तैयारी करना, उसमें क्या कर सकते हो। तो इसको कंप्लीट करो, अभी कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाला पार्ट। तो मे भी कल परसों में 2 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द, तो एग्जाम में या तो नॉर्मल का कॉन्फिडेंस इंटरवल आपसे पूछेगा या एक्सपोनेंशियल का पूछेगा, 2 ही चीज़ है ना। 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल तो 2 सैंपल होगा। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल 2 ही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ना है, नॉर्मल के लिए, एक्सपोनेंशियल के लिए। कोई तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा जिसका आपसे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने को बोलेगा, ऐसा नहीं बोलेगा। हाँ, कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन होगा तो आगे प्रोसेस वो तो डेफिनेशन से हो जाएगा, लेकिन जब फाइंड करने की बात आएगी तो आपको इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड करने को बोलेगा कॉन्फिडेंस इंटरवल। बाकी डेफिनेशन से तो आगे चीज़ें हो ही सकती है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर गिवन है तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो आंसर आ जाएगा। तो ये हम कल देखेंगे, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट 2 क्लास में ये पार्ट खत्म हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट नेक्स्ट 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ बोलना है किसी को, नहीं तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।